हेलो एवरीवन, डेली गिरो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये श्रृंखला आज से हम शुरू करने जा रहे हैं जो आपको खबरों के साथ जीके से रिलेट करके देखेंगे। डेली की टॉप 5 खबरें और उनसे जो भी जीके रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जिससे कि आपका यानी कि आप यदि शिक्षक हैं या आप स्टूडेंट हैं या आप कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, जो भी हैं आपके लिए हर क्षेत्र में फ़ायदा होने वाला है। यदि आप टीचर हैं तो आपकी नॉलेज अपडेट होगी, और यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपकी नॉलेज के साथ साथ जीके में ग्रोथ होगा और कंपटीशन के लिए आपको बहुत ही लाभदायक होगा। तो सिर्फ 5 खबरें जो भी इम्पोर्टेंट, और 5 से बनेंगे 50 क्वेश्चंस जीके के हर खबर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज, तो क्वेश्चन 1, नैनीताल जिले में स्थापित किया गया भारत का पहला मॉस गार्डन। इसको समझें, सबसे पहला मॉस गार्डन कहाँ पर स्थापित किया गया? तो नैनीताल जिले में। अब नैनीताल कहाँ पर पड़ता है? तो नैनीताल पड़ता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड क्या है? भारत से कटा हुआ एक भारत का कटा हुआ एक उत्तर प्रदेश से अलग राज्य है उत्तराखंड, जो भारत। तो सबसे पहली खबर और पहले न्यूज जिसका जीके बन रहा है, करंट भी बन रहा है, जीके भी बनेगा, इतिहास भी बनेगा। तो पहली न्यूज है, नैनीताल जिले में स्थापित होगा भारत का पहला मॉस गार्डन। अब देखते हैं हम लोग, मॉस गार्डन ये भारत का होगा और कहाँ पर स्थापित होगा? तो ये नैनीताल जिले में होगा। नैनीताल जिला कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड राज्य में पड़ता है, जो कि उत्तर प्रदेश से कटा हुआ है, उत्तर प्रदेश से कटकर बनाया गया था उत्तराखंड। अब देखते हैं इससे संबंधित और क्या डिटेल जानकारी हमारे पास। ये सबसे पहले उत्तराखंड वन विभाग में नवनिर्मित मॉस गार्डन को लोगों को समर्पित कर दिया गया है। इस गार्डन के संदर्भ दावा किया जा रहा है कि यह देश का पहला ऐसा उद्यान है जो कुमायूं के नैनीताल जिले में 10 हेक्टेयर में फैला है। मॉस गार्डन जिसे बनाने में लगभग 1 साल का समय लगा था, का उद्घाटन वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका तैयार हो गया कि वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन है? राजेंद्र सिंह, प्रसिद्ध जल संरक्षण कार्यकर्ता ने किया था। राज्य के वन विभाग ने मॉस प्रजातियों का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दी थी, जो पारिस्थितिकी तंत्र के उतार चढ़ाव का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है, क्योंकि वे आवास और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हैं। अब जान लेते हैं मॉस गार्डन के बारे में क्या इंपॉर्टेंट और जीके बन सकते हैं। तो CAMPA ये योजना है के तहत खुरपाताल के पास निर्मित मॉस गार्डन को जुलाई 19 में स्वीकृत एक परियोजना के तहत विकसित किया गया था, जिसका उद्देश्य विभिन्न प्रजातियों के कई और अन्य ब्रायोफाइट्स का संरक्षण करना और लोगों को हमारे पर्यावरण में मॉस की पारिस्थितिक और अन्य उपयोगी भूमिकाओं से अवगत कराना था। देश का पहला मॉस गार्डन 10 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें एक व्याख्या केंद्र, 30 प्रतिनिधि मॉस प्रजातियां और अन्य ब्रायोफाइट प्रजातियां हैं, जिनमें IUCN रेड लिस्ट में सूचीबद्ध 2 प्रजातियां हैं जिनके नाम दिए गए हैं, हाइलोफिला इनवोल्टा और ब्राचिथेसियम भान हनवानी शामिल हैं। और यहाँ 1.2 किलोमीटर के क्षेत्र में मॉस की विभिन्न प्रजातियां हैं और इनके संबंध में वैज्ञानिक जानकारी प्रदर्शित की गई है। मॉस एक तरह से कई होती हैं जो दीवारों और पेड़ों पर हरे रंग की दिखाई देती हैं। इसका औषधि में बहुतायत में इस्तेमाल होता है। भारत में पाई जाने वाली 2300 मॉस प्रजातियों में से 339 विशेषज्ञों के अनुसार उत्तराखंड में पाई जाती हैं। मॉस गैर संवहनी पौधे हैं जो ब्रायोफाइट्स डिवीजन से संबंधित हैं। वे छोटे फूलों वाले पौधे हैं और आमतौर पर नम और ज़्यादा आर्द्र स्थानों में उगते हैं। वे मृदा गठन, जल प्रतिधारण, कटाव की जांच और पोषक तत्व सिंक के रूप में कार्य करने सहित पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को बनाए रखने और विकसित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, यानी कि दूसरा इम्पोर्टेंट प्रश्न या दूसरे इम्पोर्टेंट न्यूज, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, क्या भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ 9वां P8 पनडुब्बी रोधी विमान युद्धक? आप इसको समझते हैं क्या है ये? तो ये नौसेना का विमान है और जो पनडुब्बी रोधक के रूप में यहाँ पर शामिल किया गया है। भारतीय नौसेना को 2016 में हस्ताक्षरित 4 अतिरिक्त विमानों के लिए अमेरिका के साथ किए लगभग $1 बिलियन के सौदे के तहत अपना 9वां बोइंग P8 लंबी दूरी की समुद्री खोजी और एंटी पनडुब्बी युद्धक विमान मिल गया है। भारत, जिसने पहली बार 8 के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए 2009 में, इस तरह के पहले सौदे के अलावा सरकार से सरकार मार्ग के तहत अमेरिका के साथ 6 और P8 के सौदे पर बातचीत जारी है। नवे विमान को इस साल
जुलाई में भारतीय नौसेना को सौंपने का कार्यक्रम था। कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। शेष 3 को 2021 में भारत को सौंपने का कार्यक्रम है। संयोग से विमान इसका नवीनतम गोवा में INS हंसा में शामिल हुआ था। विमान का उपयोग भारत द्वारा लद्दाख में हिंद महासागर क्षेत्र के अलावा निगरानी के लिए भी किया जा रहा है। इसे 2017 में डोकलाम गतिरोध के दौरान भी तैनात किया गया था। P-8 विमान का भारतीय बेड़ा P-8A पोसिडॉन विमान का एक प्रकार जिसे बोइंग ने अमेरिकी नौसेना के पुराने P-3 बेड़े के प्रतिस्थापन के रूप में विकसित किया है। यह 2013 में भारत में शामिल होने के बाद 25,000 उड़ान घंटा पार कर गया था। भारत का कुल 8 विमानों के लिए 1 जनवरी 2019 को लगभग $2.1 मिलियन के अनुबंध के साथ P-8 विमान लेने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक बन गया था। भारत दुनिया का विमान का दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेटर भारत ही है। P-8 के बारे में जान लेते हैं तो लंबी दूरी तक पनडुब्बी रोधी युद्ध, सतह रोधी युद्ध, खुफिया निगरानी, व्यापक क्षेत्र के समर्थन और समुद्री अभियानों के समर्थन में खोजी तकनीक से लैस है और इसके संचार और सेंसर सूट में रक्षा, PSU और निजी निर्माता द्वारा विकसित उपकरण स्वदेशी उपकरण में शामिल है। उपरोक्त समाचार से अतिरिक्त जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो क्या हो सकता है कि नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है, तो एडमिरल करमबीर सिंह। अब देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट खबर है कि भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती कॉर्पोरेट के 30वें संस्करण का समापन हुआ है और ये क्यों कैसे किया गया इसको देखते हैं। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती इंडो थाई कॉर्पोरेट का 30वां संस्करण आयोजित किया गया, जिसमें स्वदेशी रूप से निर्मित मिसाइल कार्वेट भारतीय नौसेना पोत INS करमुक और दोनों नौसेना के डोर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ साथ एक चाओ फ्रायो क्रॉस फ्रिगेट और हेज मैजेस्टीज थाईलैंड शिप करावुरी कॉरपोरेट ने भाग लिया। द्विपक्षीय संबंधों और समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए दोनों नौसेनाएं 2005 के लिए साल में 2 बार अपनी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कॉरपोरेट का आयोजन कर रही हैं। उपरोक्त समाचार के अतिरिक्त इसमें जो इम्पोर्टेंट जीके बन सकते हैं उसको देख लेते हैं। थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन से हैं, तो प्रयात चान-ओचा और थाईलैंड की राजधानी कहाँ है, बैंकॉक। थाईलैंड की मुद्रा क्या है, थाई बहट। अब देख लेते हैं पुरस्कार से संबंधित एक महत्वपूर्ण जो न्यूज है उसको भी जीके से रिलेट करेंगे और जीके से जोड़कर इसको जानने की कोशिश करेंगे। नसीरुद्दीन शाह को आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये है नसीरुद्दीन, जिनका कि एक फोटोग्राफ है। जाने माने अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को साल 2020 के आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही नाट्य शास्त्र के 2 उभरते सितारों नील चौधरी और इरावती कार्डिक को आदित्य बिरला कला किरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस वर्ष के पुरस्कारों का विषय था थिएटर, तो थिएटर से संबंधित इन 3 लोगों को मुख्य रूप से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। इसके बाद में क्या है इसको और देखते हैं, जानते हैं। संगीत कला के क्षेत्र में द्वारा 1996 में आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर और कला किरण पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी, जिसकी स्थापना 1973 में आदित्य विक्रम बिरला के समूह अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष द्वारा की गई थी, जिन्होंने थिएटर और प्रदर्शन कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अब देखते हैं आज की नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट खबर। ये क्या है, मत्स्य विभाग से संबंधित है, यानी कि मत्स्य विभाग ने पहली बार प्रदान किया मत्स्य पुरस्कार। तो ये कहाँ पर मत्स्य पुरस्कार सबसे पहली बार यहाँ पर प्रदान किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। तो खबरों के साथ साथ जीके से भी रिलेट इसको करेंगे। तो पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग ये है आपका अवसर पर पहली बार मत्स्य क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करने वाले और इस क्षेत्र के विकास में योगदान देने वाले पुरस्कार प्रदान किए गए। मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय के तहत मत्स्य पालन विभाग ने 2019-20 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों, संगठनों और जिलों को सम्मानित किया है। इसके बाद में देखते हैं शीर्ष जो राज्य हैं, समुद्री राज्य उड़ीसा, अंतर्देशीय राज्य उत्तर प्रदेश, पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य आसाम। इसके बाद में शीर्ष जो संगठन है उनकी बात करें तो तमिलनाडु मत्स्य विकास परिषद, मत्स्य विकास निगम लिमिटेड, उसके बाद तेलंगाना राज्य मछुआरा सहकारी समितियां फेडरेशन लिमिटेड अंतर्देशीय, उसके बाद असम एपेक्स कोऑपरेटिव फिश मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग फेडरेशन,
लिमिटेड पहाड़ी क्षेत्र के लिए। ये इम्पोर्टेंट है शीर्ष संगठन जो मत्स्य के विभाग में प्रचलित हैं। और इसके बाद में शीर्ष जिलों की बात करें, सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला है कृष्णा जिला आंध्र प्रदेश। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय जिला है कालाहांडी उड़ीसा। पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य है नागांव आसाम। उसके बाद में देखते हैं उपरोक्त समाचारों से जो इम्पोर्टेंट एक प्रश्न बन रहा है यहाँ पर, मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कौन से हैं? तो ये हैं केंद्रीय मंत्री की बात की जा रही है यहाँ पर गिरिराज सिंह। तो इस प्रकार से आपने इन प्रश्नों को समझा, देखा और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको जरूर पसंद आए। यदि पसंद आए हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। ये सीरीज आपको डेली मिलती रहेगी। डेली 5 खबरें, 50 इंपॉर्टेंट जीके।